Intestinal obstruction. This video is for GNM second year. Intestinal obstruction is a blockage that keeps food or fluid from passing through your small intestine or large intestine. तो intestinal obstruction नाम ही बताता है कि obstruction मतलब रुकावट, इंटेस्टाइन में रुकावट हो जाती है जिसकी वजह से फूड या फिर लिक्विड पास नहीं हो पाता है इंटेस्टाइन में. और without treatment, the blocked part of the intestine can die, leading to serious problems. However, with prompt medical care, intestinal obstruction often can be successfully treated. और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को अगर हम ट्रीट ना करें तो इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं आसपास की, इंटेस्टाइन के जो आसपास के जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें भी ब्लॉकेज हो सकता है. और ब्लॉकेज होने की वजह से उस इंटेस्टाइन का पार्ट जो है नेक्रोस्ड हो सकता है या वो उतना पार्ट जो है डाई हो सकता है. इट कैन डाई और इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. लेकिन अगर हम इसको ट्रीट कर दें तो ये अगर इसका हम क्योर करने की कोशिश करें, मेडिकल ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें तो ये ठीक हो सकता है. लेकिन अगर नहीं इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सो दिस इज़ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. यहाँ आप देख सकते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि ये देखो, ये जो ल्यूमेन है इस साइड और इस साइड आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा चौड़ा है और बीच में एकदम से नैरो हो गया है. ये नैरो किस वजह से हुआ है? ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है. और यहाँ पे भी आप देखो कभी कभी क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद ये इस इतने पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है और फिर ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद ये वाला पार्ट जो है फूलने लगता है. और कभी कभी ये इतना ज़्यादा फूल जाता है कि ये फट जाता है और फटने की वजह से जितना भी इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो आसपास फैल जाता है और पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम. या फिर ये आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा ब्लूइश हो रहा है क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से यहाँ के आसपास की आर्टरीज या जो ब्लड वेसल्स है उनमें भी ब्लॉकेज हो रही है और ब्लॉक होने की वजह से ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रहा है इस एरिया में, तो इसीलिए ये ब्लैक सा हो रहा है. दिस पार्ट हैज़ डाइड एंड दिस इज़ बिकॉज इट हैज़ डाइड इट बिकम्स ब्लैक. तो इसलिए इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है अगर इसको सही से ट्रीट ना किया जाए. एक तो ये इंटेस्टाइन फट सकती है, दूसरा इसमें नेक्रोसिस हो सकता है, ये सेल कैन डाई एंड इट कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस. साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन दैट कम्स एंड गोस. तो एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं. क्रैम्प्स मतलब कि जैसे लहरें उठती हैं एब्डोमिन में, होता है फिर रुक जाता है, फिर उसके बाद दर्द होता है, फिर रुक जाता है, ऐसे करके दर्द होता है. लॉस ऑफ एपेटाइट. लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट कुछ खा नहीं पाता. अगर वो थोड़ा बहुत भी खाएगा तो उसको बहुत हैवी सा लगेगा इंटेस्टाइन में, पेट में बहुत हैवी सा लगेगा. क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि उसका जो फूड है और जो भी वो ले रहा है बाय माउथ, इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू द इंटेस्टाइन, वो आगे पास ही नहीं हो पा रहा है. अब दो तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, या तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है. पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और थोड़ा बहुत फूड पास हो पा रहा है, लेकिन कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में ज़रा भी फूड पास नहीं हो पा रहा है, इंटेस्टाइन से नीचे नहीं जा पा रहा है. तो उसकी वजह से तो वो ज़रा भी नहीं खा पाएगा और जो भी खाएगा वो वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाएगा. और अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो थोड़ा बहुत पेशेंट ले पाएगा बाय माउथ, लेकिन ज़्यादा नहीं खा पाएगा. सो देयर विल बी अ लॉस ऑफ एपेटाइट. कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट को बिकॉज फूड नीचे नहीं है पास हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली पेशेंट के फीसेस नहीं बन पाएंगे, स्टूल्स नहीं बन पाएंगे और स्टूल्स जो है पास नहीं हो पाएंगे. वॉमिटिंग होगी. अब कोई भी चीज़ अगर हम बाय माउथ देंगे पेशेंट को और वो इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से नीचे नहीं जा पा रही है, तो पेशेंट के फीसेस पास नहीं हो पाएंगे और फीसेस पास नहीं होंगे तो वो चीज़ वहीं पर ही रहेगी, ऑब्स्ट्रक्टेड
पार्ट में ही रह जाएगी, तो उसकी वजह से वो ऊपर आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है। इनएबिलिटी टू हैव अ बाउल मूवमेंट और पास गैस, अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट का, ज़रा भी ना फूड ना लिक्विड पास हो पा रहा है, तो उस केस में गैस भी पास नहीं हो पाएगी। दे विल बी इनएबिलिटी टू हैव अ बाउल मूवमेंट और पास गैस। स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमेन, और एब्डोमेन में स्वेलिंग जैसा रहेगा। कॉजेज़ क्या होंगे इसके? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आर इंटेस्टाइनल एडहीशंस। इंटेस्टाइनल एडहीशंस मतलब इंटेस्टाइन का चिपक जाना, अंदर से जो है चिपक जाती है इंटेस्टाइन, और ये तब होता है या तो एब्डोमिनल सर्जरी के बाद होगा या फिर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के बाद होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स है या फिर कोई इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन हो गया है, और इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है, स्कार टिश्यूज़ आते हैं। स्कार टिश्यूज़ थोड़े से, जो स्कार टिश्यूज़ होते हैं वो चिपकने वाले टिश्यूज़ होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन्स एक दूसरे से चिपक जाती है। उसी तरह ऑपरेशन के बाद, सर्जरीज़ के बाद भी होता है कि स्कार टिश्यूज़ जब आते हैं तो स्कार टिश्यूज़ चिपकने वाले होते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी इंटेस्टाइन्स चिपक जाती है। और चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कॉज है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में क्या होता है, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। आपने टेलीस्कोप देखा होगा, टेलीस्कोप में एक हिस्सा दूसरे हिस्से के अंदर होता है, तो उसी तरह इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरी पार्ट के अंदर चला जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन ये है, देखो, दिस इज़ इंटरसेप्शन। एक पार्ट इंटेस्टाइन का दूसरे पार्ट के अंदर चला गया है, इसको हम टेलीस्कोपिंग भी बोलते हैं। टेलीस्कोप की तरह ही लग रहा है। ये देखो, ये एडहीशंस है। एडहीशंस मतलब चिपक जाना। हर्नियास, हर्निया की वजह से हो सकता है पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन दैट प्रोट्रूड इनटू अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो हर्निया में क्या होता है कि एक पार्ट जो है प्रोट्रूड होने लगता है, मतलब बाहर निकलने लगता है दूसरे पार्ट के अंदर बाहर निकल के आ जाता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जैसे क्रॉन्स डिजीज़ में भी इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइन में। फिर जब स्कार टिश्यूज़ आते हैं तो स्कार टिश्यूज़ जो है चिपकने वाले होते हैं, उससे जो है इंटेस्टाइन चिपकने लगती है। क्रॉन्स डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन मैंने आप लोगों को बताया था, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। डाइवर्टिकुलाइटिस, जो डाइवर्टिकुलाइटिस मैंने आपको बताया था, पाउचेस बन जाते हैं इंटेस्टाइन में कभी कभी, और उस पाउचेस में इन्फेक्शन होने लगता है, और वो इन्फेक्शन की वजह से भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ट्विस्टिंग ऑफ कोलोन या फिर वॉल्वुलस, कभी कभी इंटेस्टाइन अपने आप ही मुड़ जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। देखो, ये मुड़ गई इंटेस्टाइन, अब मुड़ने की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और यहाँ का कंटेंट इस वाले कंटेंट में नहीं जा पाएगा, यहाँ का कंटेंट इस वाले पार्ट में नहीं जा पाएगा। सो दिस इज नोन एज वॉल्वुलस। ये हर्निएशन है, जब इंटेस्टाइन प्रोट्रूड होने लगती है दूसरे पार्ट में। देन इम्पैक्टेड फीसिस, कभी कभी फीसिस इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है कुछ लोगों को कि फीसिस जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड होने की वजह से वो वहीं पर ही इम्पैक्टेड हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं, आगे नहीं निकल पाते, तो उसकी वजह से भी कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री में हम पेशेंट से पूछेंगे आपको स्टूल पास हुआ है कि नहीं हुआ है, कब हुआ है, कितने दिन पहले हुआ है, गैस पास होती है नहीं होती है, खाने की इच्छा होती है नहीं होती है, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पूछेंगे। कोई प्रीवियस ऑपरेशन हुआ है, एब्डोमिनल ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, एब्डोमिनल पेन, कैसा पेन होता है, किस तरीके का पेन होता है, वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पूछते हैं। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम
पैल्पेट करेंगे एब्डोमेन को, पैल्पेट करते वक्त हमें हार्ड सा लगेगा एब्डोमेन, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो पास नहीं हो पा रहे, तो उसकी वजह से हो सकता है हमें एब्डोमेन जो है हार्ड सा लगे, और हो सकता है कि टेंडरनेस भी हो, जब पेशेंट को टच करे तो उसको पेन भी हो। एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। बेरियम एनीमा, बेरियम एनीमा में हम क्या करते हैं, पेशेंट को बेरियम का एनीमा देते हैं और उसके बाद उसके एब्डोमेन के एक्सरेज निकालते हैं। और कभी कभी जो बच्चों को इंटरसेप्शन होता है, इंटरसेप्शन बेरियम एनीमा देने की वजह से भी ठीक हो जाता है। जब हम बेरियम एनीमा देते हैं तो इंटेस्टाइन्स पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर होने की वजह से वो इंटेस्टाइन खुल जाती है, जो एक दूसरे के अंदर जो टेलीस्कोपिंग हो रहा है इंटेस्टाइन का, ये जो एक दूसरे के अंदर ढस गई है, तो ये खुल जाती है बेरियम एनीमा देने की वजह से कभी कभी। और अगर ये नहीं सही हो तो फिर हमें ऑपरेशन ही करना पड़ता है। ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे, हॉस्पिटलाइज करने के बाद आईवी फ्लूइड्स देंगे, क्योंकि पेशेंट मुंह से कुछ नहीं ले पाएगा। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे, लेकिन नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हम कुछ देंगे नहीं, बल्कि जो अंदर फंसा हुआ है उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे फ्लूइड हो गया या एयर हो गई, वो सब हम निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि जो एब्डोमेन में जो स्वेलिंग है वो स्वेलिंग कम हो जाए। इसके अलावा हम पेशेंट को बेरियम या फिर एयर एनीमा देंगे, बेरियम एनीमा, एयर एनीमा चिल्ड्रन में, जिसकी वजह से इंटरसेप्शन सही हो सकता है। और अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर ठीक नहीं होती पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन तो फिर सर्जरी की ज़रूरत होगी। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के लिए तो सर्जरी ही करना पड़ता है। और हम स्टेंट भी डाल सकते हैं। स्टेंट क्या होता है? स्टेंट आपने कार्डियोवास्कुलर उसमें पढ़ा होगा कि जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है या तो हम तब भी हम स्टेंटिंग करते हैं, स्टेंट डालते हैं और जो आर्टरीज़ है, कोरोनरी आर्टरीज़, उनको खोलने की कोशिश करते हैं। उसी तरह इंटेस्टाइन को खोलते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वायर। एक वायर होता है, उसकी मदद से हम इंटेस्टाइन को खोलते हैं। यह हम इमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं, जब पेशेंट ज़्यादा सिक है और उसको ऑपरेशन नहीं कर सकते, सर्जरी नहीं कर सकते, तो हम स्टेंट की मदद से इंटेस्टाइन को खोलने की कोशिश करते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बता दिया कि पेरिटोनाइटिस हो सकता है और टिश्यू डेथ हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो इंटेस्टाइन में आसपास के जो टिश्यूज़ है उसकी डेथ हो सकती है। और अगर वो इंटेस्टाइन फट जाए, परफोरेशन हो जाए, तो उसकी वजह से आसपास के एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है या पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। थैंक यू।